नमस्ते। कभी सोचा है कि कुछ ग्रुप्स इतने कामयाब कैसे हो जाते हैं जबकि कुछ बस बिखर जाते हैं। आज हम इसी के पीछे का राज जानेंगे, वो ढांचा जो हर सफल समूह को बनाता है। और ये है कार्यक्रम नियोजन के सिद्धांत। तो आखिर वो क्या चीज है जो एक कामयाब ग्रुप को एक नाकाम ग्रुप से अलग करती है? जवाब ना बड़ा दिलचस्प है। ये किसी एक इंसान की काबिलियत की बात नहीं है, बल्कि एक साथ मिलकर काम करने के तरीके की है, एक प्रोसेस की। तो सवाल ये उठता है कि एक सक्सेसफुल ग्रुप आखिर बनता कैसे है? अक्सर देखा जाता है ना, कि बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज होते हैं, लोग भी बहुत टैलेंटेड होते हैं, फिर भी ग्रुप अपने गोल तक पहुंच ही नहीं पाता। सब कुछ बस कंफ्यूजिंग सा हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि करना क्या है। एक आम सी सिचुएशन को इमेजिन करिए। एक ग्रुप है जिसके पास एक जबरदस्त आइडिया है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि करना क्या है, किसका क्या काम है, अगला स्टेप क्या लेना है या पहुंचना कहाँ है। और जब कोई साफ प्लान नहीं होता ना, तो फिर बेहतरीन से बेहतरीन आइडिया भी कंफ्यूजन, छूटे हुए टारगेट्स और बस फ्रस्ट्रेशन में ही खत्म होता है। तो इस पूरे केओस का, इस कंफ्यूजन का हल क्या है? जवाब है प्लानिंग। जी हां, एक अच्छी तरह से बनाई गई प्लानिंग ही वो चाबी है जो सबको क्लैरिटी देती है, रास्ता दिखाती है और ये पक्का करती है कि हर कोई एक ही डायरेक्शन में चले। और यहीं पर प्रोग्राम प्लानिंग का रोल आता है। देखिए, ये सिर्फ काम बांट देना नहीं है। नहीं, ये एक ऐसा प्लान बनाने का पूरा प्रोसेस है जो ग्रुप को गाइड करे। इसका मकसद ये है कि हर मेंबर को पता हो कि उसकी जिम्मेदारी क्या है और वो उसके लिए तैयार रहे। ये बस एक टू डू लिस्ट बनाने से कहीं कहीं ज्यादा है। ये तो समझिए, कामयाबी का पूरा नक्शा तैयार करने जैसा है। ये आइडिया इस बात पे जोर देता है कि एक वेल प्लान्ड प्रोग्राम सच में पूरे ग्रुप को रास्ता दिखाता है, बिल्कुल एक कंपास की तरह, जो ये पक्का करता है कि सब लोग एक ही तरफ बढ़ रहे हैं, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं। तो ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है? अच्छा, इसको ना एक घर बनाने जैसा समझ लीजिए। जो पहले 4 स्टेप्स हैं, वो एक मजबूत नींव रखने के बारे में है। और कोई भी काम शुरू करने से पहले ये बेस तैयार करना बहुत ही जरूरी है। तो इस नींव के 4 पिलर हैं। सबसे पहला, एकदम साफ सुथरे गोल्स तय करना। दूसरा, मेंबर्स को मोटिवेट करना। तीसरा, उन गोल्स तक पहुंचने के लिए एक प्रोग्राम प्लान करना। और चौथा, और बहुत जरूरी, उस प्लान पर पूरे ग्रुप की सहमति लेना। ये सिर्फ स्टेप्स नहीं है, ये कामयाबी की इमारत की ईंटें हैं, उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब यहां पर जो दूसरा स्टेप है ना, मेंबर्स को मोटिवेट करना, उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। ये इतना जरूरी क्यों है? भाई, क्योंकि मोटिवेशन से ही लोग उस काम को अपनाते हैं, वो एक्टिवली हिस्सा लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, उन्हें लगता है कि हाँ, ये हमारा काम है। मतलब एक ओनरशिप वाली फीलिंग आती है। जब मेंबर्स मोटिवेटेड होते हैं तो वो सिर्फ काम नहीं निपटाते, वो उस गोल में अपना सब कुछ लगा देते हैं। ठीक है, तो एक बार जब नींव मजबूत हो गई, तो अब आता है अगला फेज। वो फेज जहां प्लान को असलियत में बदला जाता है। यहीं पर आइडियाज एक्शन में बदलते हैं और हमारे घर का ढांचा खड़ा होना शुरू होता है। इस फेज में भी 4 जरूरी स्टेप्स हैं। पांचवा, जिम्मेदारियां तय करना कि कौन क्या करेगा। छठा, प्रोग्राम को लागू करना, मतलब काम शुरू करना। सातवां, टाइम टू टाइम रिव्यू करना और फीडबैक लेना। और आठवां, फॉलो अप एक्शन लेना। ये वो कदम है जो पक्का करते हैं कि प्लान सिर्फ कागज पर ही न रह जाए। और यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है। जो 7वां स्टेप है, यानी रिव्यू करना, वो प्रोसेस का एंड नहीं है, बल्कि वो तो इंप्रूवमेंट के अगले दौर की शुरुआत है। और यही वो मोड़ है जहां एक अच्छा ग्रुप एक ग्रेट ग्रुप बनता है, लगातार सीखकर, खुद को हालात के हिसाब से ढालकर और बेहतर होकर। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? मतलब मेन टेकअवे क्या है? असल में ये पूरा प्रोसेस एक बहुत ही जरूरी मैसेज को बार बार दोहराता है। पॉइंट ये है, एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बस कुछ लोगों की भीड़ को एक पावरफुल, फोकस्ड और कामयाब टीम में बदल देता है। ये वो फेविकोल है, वो गोंद है जो हर किसी की मेहनत को एक साथ जोड़कर कुछ कमाल का बना देती है। और यही है प्लानिंग की असली ताकत। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। अब जब ये पूरा ढांचा सामने है, तो ये सोचना बनता है कि इन प्रिंसिपल्स को किसी भी ग्रुप, टीम या प्रोजेक्ट में कैसे लागू किया जा सकता है। उस कंफ्यूजन को क्लैरिटी में बदलने के लिए पहला कदम क्या होना चाहिए? आम एहसास है ना? जब एक ग्रुप बिना किसी साफ दिशा के काम करता है, तो मेंबर्स को अक्सर लगता है कि हम कर क्या रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और ये सब क्यों कर रहे हैं। इसी उलझन और लक्ष्यहीनता का एक ही जवाब है, सही कार्यक्रम नियोजन।
तो आखिर ये कार्यक्रम नियोजन है क्या? देखिए, ये कोई भारी भरकम शब्द नहीं है। ये बस वो प्रोसेस है जिससे एक ग्रुप ये तय करता है कि अपनी मंजिल तक पहुंचना कैसे है। इसे एक पुल की तरह समझिए, जो सिर्फ सोचने और असल में कुछ कर गुजरने के बीच की खाई को भरता है। क्योंकि एक अच्छी योजना के बिना दुनिया के सबसे बेहतरीन आइडिया भी बस आइडिया ही रह जाते हैं। अब एक असरदार प्लान बनाने के लिए दो बहुत ही जरूरी चीजों में बैलेंस बनाना पड़ता है। ये सिर्फ कोई टेक्निकल बात नहीं है, बल्कि ये वो चुनौतियां हैं जिनका सामना लगभग हर ग्रुप को करना पड़ता है। तो चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। पहला बैलेंस है स्ट्रक्चर और स्पॉन्टिनिटी के बीच। मतलब एक तरफ तो एक ऐसा प्लान है जो एकदम पत्थर की लकीर है, जिसमें कोई बदलाव हो ही नहीं सकता, और दूसरी तरफ कोई प्लान ही नहीं है, सब कुछ बस भगवान भरोसे है। दोनों ही रास्ते खतरनाक हैं। जो सबसे कामयाब ग्रुप्स होते हैं वो एक बीच का रास्ता निकालते हैं। उनके पास एक ढांचा होता है जो सुरक्षा देता है, लेकिन साथ ही इतनी गुंजाइश भी होती है कि वो नई चीजें सीख सकें और बदल सकें। दूसरा बैलेंस है लोगों और काम के बीच। क्या ग्रुप का फोकस मेंबर्स की पर्सनल जरूरतों और उनकी भावनाओं पर होना चाहिए, या फिर सिर्फ काम को पूरा करने पर? सोचिए, एक थेरेपी ग्रुप लोगों पर फोकस करता है जबकि एक फैक्ट्री की टीम काम पर। लेकिन ज्यादातर सफल ग्रुप्स इन दोनों के बीच एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाकर रखते हैं। वो ये समझते हैं कि काम भी जरूरी है और वो लोग भी जो उस काम को कर रहे हैं। तो ठीक है, हमने प्लानिंग के पीछे की फिलॉसफी तो समझ ली। अब आते हैं असली प्रैक्टिकल बातों पर। एक मजबूत प्लान बनाने के लिए किन बुनियादी चीजों की जरूरत होती है? देखिए, किसी भी प्लान की नींव 3 मेन पिलर्स पर टिकी होती है। उस ग्रुप के लोग, खुद ग्रुप का अपना नेचर कैसा है, और हमारे पास साधन क्या क्या हैं। इन तीनों को समझे बिना कोई भी प्लान कामयाब नहीं हो सकता। सबसे पहले आते हैं इंडिविजुअल फैक्टर्स, यानी लोग। प्लान ऐसा होना चाहिए जो ग्रुप के हर मेंबर के लिए सही हो। उनकी उम्र क्या है, उनकी काबिलियत क्या है, वो कितने मोटिवेटेड है, इन सब बातों पर सोचना बहुत जरूरी है। तभी तो हर कोई अपना बेस्ट दे पाएगा और किसी को भी ऐसा नहीं लगेगा कि वो पीछे छूट गया है। इसके बाद आते हैं ग्रुप फैक्टर्स। मतलब ग्रुप खुद कैसा है, कितना बड़ा है, उसमें किस किस तरह के लोग हैं, क्या ग्रुप अभी नया नया बना है या काफी पुराना और सेटल हो चुका है। ग्रुप के अंदर लोगों के रिश्ते कैसे हैं, ये सारी बातें तय करती हैं कि किस तरह का प्रोग्राम उस ग्रुप के लिए काम करेगा। और आखिर में शायद सबसे जरूरी बात, रिसोर्सेस। कोई भी प्लान हवा में नहीं बन सकता, उसे हकीकत की जमीन पर खड़ा होना पड़ता है। हमारे पास कितना पैसा है, क्या सामान है, इन चीजों की एक साफ लिमिट तय करना बहुत जरूरी है, ताकि लोगों की उम्मीदें ऐसी ना हो जो कभी पूरी ही ना हो सकें। अच्छा, तो इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ेगा कौन? यहीं पर ग्रुप वर्कर या लीडर का रोल बहुत ही ज्यादा अहम हो जाता है। सच तो ये है कि एक अकेला इंसान ग्रुप की कामयाबी पर बहुत गहरा असर डाल सकता है। ये बात गांठ बांधने वाली है। अगर एक लीडर खुद ही अपनी योजना को लेकर कंफ्यूज्ड या अनिश्चित है, तो वो फीलिंग पूरे ग्रुप में फैल जाती है। ये बिल्कुल छूत की बीमारी की तरह है। जैसे कॉन्फिडेंस फैलता है, वैसे ही अनिश्चितता भी फैलती है और किसी भी अच्छी भली एक्टिविटी को डुबो सकती है। तो सवाल ये है कि एक लीडर ये कॉन्फिडेंस लाए कहाँ से? इसके लिए 3 बहुत प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। पहला, नई नई एक्टिविटीज और नए तरीकों को आजमाने से डरना नहीं। दूसरा, उन्हें सीधे ग्रुप के सामने करने से पहले किसी सेफ जगह पर, शायद अकेले में या किसी दोस्त के साथ प्रैक्टिस कर लेना। और तीसरा, अपने परफॉर्मेंस को रिव्यू करना, शायद एक वीडियो रिकॉर्डिंग की मदद से, ताकि पता चले कि अगली बार क्या बेहतर किया जा सकता है। तो हमने प्लानिंग की फिलॉसफी को समझा, उसके जरूरी हिस्सों को देखा और एक लीडर के रोल के बारे में भी बात की। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है, सार क्या है? तो देखिए, बात बस इतनी सी है। सफल ग्रुप वर्क कोई जादू या तुक्का नहीं है। ये सोच समझकर की गई प्लानिंग का नतीजा होता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे ये पक्का किया जाता है कि जो लक्ष्य तय किए हैं वो पूरे हों। ये उस मजबूत नींव की तरह है जिसके बिना सफलता की इमारत खड़ी ही नहीं हो सकती। तो आखिर में एक सवाल सोचना बनता है, इन सब बातों को जानने के बाद अगली कोई भी योजना और बेहतर कैसे बनाई जा सकती है? कौन से ऐसे बैलेंस हैं जिन पर थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत होगी? ये है कि असल में ये ग्रुप प्रोग्राम होता क्या है? जब हम ये शब्द सुनते हैं तो क्या इसका मतलब सिर्फ करने वाले कामों की एक लिस्ट है, या फिर इसके पीछे कोई गहरा मतलब भी छिपा है? देखिए, ज्यादातर लोग तो यही सोचते हैं कि एक प्रोग्राम मतलब करने वाली चीजों की एक लिस्ट, जैसे कोई मीटिंग, कोई वर्कशॉप या फिर कहीं घूमने जाना। पर असलियत इससे कहीं ज्यादा है। ये एक इमोशनल और कम्युनिकेशनल जर्नी है।
असली बात ये नहीं है कि ग्रुप क्या करता है, बल्कि ये है कि ग्रुप के लोग एक दूसरे से कनेक्ट कैसे करते हैं, बात कैसे करते हैं। तो फिर इस पूरी कहानी का हीरो कौन है? और मजे की बात यह है कि वो कोई एक लीडर या ऑर्गेनाइजर नहीं है। असली पावर, प्रोग्राम का असली ओनर वो खुद ग्रुप ही होता है। यानी ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वही प्रोग्राम के असली मालिक हैं। वो ही तय करते हैं कि प्रोग्राम किस दिशा में जाएगा और आखिर में उसकी सक्सेस भी तो उन्हीं के सहयोग और मेहनत पर टिकी होती है। और जो ग्रुप वर्कर या फैसिलिटेटर होता है उसका क्या रोल है? देखिए, वो बॉस नहीं है, वो एक गाइड है, एक सपोर्टर जो ग्रुप को उसकी प्लानिंग प्रोसेस में हेल्प करता है ताकि ये पूरी प्रोसेस सोची समझी और पर्पसफुल हो। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही ज़रूरी आइडिया तक ले आती हैं। एक कामयाब प्रोग्राम हमेशा पर्सन सेंटर्ड होता है, मतलब उसे ग्रुप के सदस्यों की असली ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाया जाना चाहिए, न कि किसी बाहर के एजेंडे को पूरा करने के लिए। तो ठीक है, अब हम ये तो समझ गए कि प्रोग्राम का सेंटर इंसान है, पर सवाल ये है कि इसकी प्लानिंग होती कैसे है। और यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि प्लानिंग कोई एक बार का इवेंट नहीं है, ये तो एक लगातार चलने वाला सफ़र है। और इस सफ़र में ना 3 खास पड़ाव हैं जो एक साइकिल की तरह बार बार आते हैं। पहला, ज़रूरतों को पहचानना, मतलब ग्रुप को आखिर चाहिए क्या। दूसरा, प्लान बनाना और उसे लागू करना, यानी मिलकर तय करना कि क्या करना है और कौन क्या करेगा। और तीसरा, मूल्यांकन और बदलाव, मतलब ये देखना कि प्लान काम कर भी रहा है या नहीं, और अगर नहीं तो क्या बदलने की ज़रूरत है। और यह साइकिल बस चलती रहती है। जैसा कि यहाँ कहा गया है, प्रोग्राम प्लानिंग एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है जो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। इसे आप एक बीज की तरह समझ सकते हैं जो वक्त के साथ बढ़ता है और उसे लगातार समझने और सहेजने की ज़रूरत पड़ती है। और ये बात बिल्कुल साफ कर देती है कि इस पूरी प्रोसेस की जड़ में क्या है। हेल्दी, पर्पसफुल और दोस्ताना बातचीत। सच कहूँ तो इसके बिना कोई भी प्लान कामयाब हो ही नहीं सकता। ये उस तेल की तरह है जो इस पूरी मशीनरी को स्मूथ चलाता है। अच्छा, तो सुनने में तो ये सब बहुत बढ़िया लगता है ना? लेकिन इसे असल में किया कैसे जाए? चलिए, अब एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देखते हैं जो ग्रुप की ज़रूरतों को असली स्किल्स में बदलने में मदद करता है। ये फ्रेमवर्क हमें दिखाता है कि कैसे किसी एक ज़रूरत को पकड़ा जाए, फिर उसके लिए एक एक्टिविटी डिज़ाइन की जाए जिससे खास स्किल की प्रैक्टिस हो और आखिर में एक पक्की सीख मिले। चलिए, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो स्टेप 1, सबसे पहले एक ज़रूरत या प्रॉब्लम को पहचानना है। मान लीजिए एक ग्रुप है जिसमें लोग एक दूसरे की बात सुनते ही नहीं, बस अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं कि कब बोलें। अब स्टेप 2, एक ऐसी एक्टिविटी चुनी जाती है जो सीधा इसी प्रॉब्लम पर काम करे। जैसे कोई ऐसा ग्रुप गेम खेला जा सकता है जिसमें जीतने के लिए दूसरों को ध्यान से सुनना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब उस एक्टिविटी के दौरान क्या होता है, ग्रुप अपने आप ही एक बहुत ज़रूरी स्किल की प्रैक्टिस करने लगता है। इस केस में वो दूसरों के बोलने के दौरान सब्र से इंतज़ार करने और बात को समझने के लिए सवाल पूछने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और फिर आता है स्टेप 4, लर्निंग का वो आहा मोमेंट। ग्रुप को एहसास होता है कि अरे वाह, जब हम एक दूसरे को सुनते हैं तो हम काम तो अच्छा करते ही हैं, साथ में मज़ा भी ज़्यादा आता है। और ये सीख सिर्फ उस खेल तक नहीं रहती, बल्कि आगे भी काम आती है। तो अब तक हमने जो भी बात की है उसे ध्यान में रखते हुए चलिए अब कुछ सबसे ज़रूरी फैक्टर्स को समझ लेते हैं जो किसी भी प्रोग्राम की प्लानिंग को सफल बनाते हैं। देखिए, एक असरदार प्लानिंग के लिए ये 5 बातें बहुत ज़रूरी हैं। पहली, मेंबर्स की ज़रूरतों को लगातार समझना। दूसरी, प्रोग्राम को शुरू करने के लिए सही पॉइंट ढूंढना। तीसरी, जिम्मेदारियों को ध्यान से तय करना और बांटना। चौथी, काम को लोगों में, जोड़ों में या कमेटियों में सौंपना। और पांचवी, मूल्यांकन और सपोर्ट, दोनों को साथ साथ बढ़ावा देना। ये सिर्फ कुछ स्टेप्स नहीं हैं, बल्कि एक कामयाब ग्रुप एक्सपीरियंस बनाने का पूरा माइंडसेट है। तो अब एक सवाल के साथ इसे ख़त्म करते हैं। अगली बार जब कोई ग्रुप साथ आए तो क्या वो सिर्फ एक्टिविटीज़ की एक लिस्ट पूरी करेगा, या फिर वो एक ऐसा सफ़र तय करेगा जो सच में लोगों को बदले और उन्हें एक दूसरे के और करीब लाए? फैसला इसी सोच में छुपा है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है,
कि क्या समाज कार्य से जुड़े लोग रिकॉर्ड्स को उतनी ही गंभीरता से लेते हैं जितनी गंभीरता की ये वाकई मांग करता है? ये सवाल हमें इस विषय की गहराई में जाने के लिए मजबूर करता है। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक बात से। आखिर हमें रिकॉर्डिंग की जरूरत पड़ती ही क्यों है? अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प बात है कि अच्छी रिकॉर्डिंग सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में एक सोशल वर्कर की मेहनत, उसके एफर्ट्स का एक तरह से बचाव करती है। जरा सोचिए, जब किसी ग्रुप की प्रोग्रेस के बारे में अपनी एजेंसी को बताना हो तो यही रिकॉर्ड्स, यही दस्तावेज एक ठोस, क्लियर सबूत बनकर सामने आते हैं। और इससे होता क्या है? कार्यकर्ता का काम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और भरोसेमंद बन जाता है। तो ये तो हुई रिकॉर्डिंग की जरूरत, लेकिन बात सिर्फ डॉक्यूमेंट बनाने तक ही खत्म नहीं होती। अब समझते हैं कि सोशल वर्क में लिखने की यानी राइटिंग की असली पावर क्या है। कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि सोशल वर्क में तो बस बातचीत ही सब कुछ है, लेकिन सच तो ये है कि प्रैक्टिस के कई एरियाज में लिखना ही कम्युनिकेशन का मेन जरिया होता है। ये वो प्राइमरी तरीका है जिससे आइडियाज, पॉलिसीज और केस की प्रोग्रेस को एक शक्ल दी जाती है और आगे बढ़ाया जाता है। तो फिर एक सोशल वर्कर के लिए राइटिंग स्किल्स डेवलप करना इतना जरूरी क्यों है? अरे भाई, क्योंकि इसका सीधा असर जमीन पर दिखता है। इसी स्किल से तो फंड्स मिलते हैं, पॉलिसीज को असरदार तरीके से प्रेजेंट किया जाता है और मुश्किल से मुश्किल केस को मैनेज करना आसान हो जाता है। यहां तक कि टेंडर जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी तो इसी पर टिके होते हैं। सीधी सी बात है, ये एक सोशल वर्कर के असर को कई गुना बढ़ा देता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए ना जरा मौखिक और लिखित कम्युनिकेशन के बीच का फर्क देखते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं तो वो तुरंत होती है, काफ़ी लचीली होती है ना? लेकिन जब हम लिखते हैं तो वो बहुत सोच समझकर एक स्ट्रक्चर में होता है। बातचीत में तो कॉन्टेक्स्ट हम सब जानते हैं, लेकिन लिखने में कॉन्टेक्स्ट बनाना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, लिखी हुई चीज़ एक परमानेंट रिकॉर्ड बन जाती है, जबकि कही हुई बात तो हवा में उड़ जाती है। बस इसीलिए जब कोई मुश्किल प्रोफेशनल सिचुएशन आती है ना, तो उसे संभालने के लिए लिखना एक कहीं ज़्यादा पावरफुल टूल साबित होता है। अब ये सब सुनकर शायद ऐसा लगे कि भाई प्रोफेशनल राइटिंग तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि ये कोई पैदाइशी टैलेंट नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है और इसे बेहतर बना सकता है। तो सवाल है, इस स्किल को कैसे डेवलप किया जाए? प्रोसेस काफ़ी सीधा है। सबसे पहले तो ये मानना होगा कि ये एक प्रोफेशनल स्किल है। फिर इस पे लगातार फोकस करना होगा और कोशिश करते रहनी होगी। ठीक वैसे ही जैसे प्रैक्टिस से बोलना बेहतर होता जाता है, वैसे ही प्रैक्टिस से लिखना भी मजबूत होता है। तो यहाँ का सबसे ज़रूरी पॉइंट यही है कि प्रोफेशनल राइटिंग कोई इनबॉर्न टैलेंट नहीं है। ये एक ऐसी स्किल है जो ध्यान देने और मेहनत करने से आती है। कोई भी जो इसके लिए मेहनत करने को तैयार है, वो इसे सीख सकता है। ठीक है, तो हमने ये जान लिया कि ये स्किल सीखी जा सकती है। अब सवाल ये है कि इसे असली दुनिया में, असल काम में लागू कैसे करें। यहीं पर पर्पस और कॉन्टेक्स्ट यानी उद्देश्य और संदर्भ की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। इफेक्टिव राइटिंग का एक ही गोल्डन रूल है, हमेशा अपने रीडर को ध्यान में रखें। लिखने का जो स्टाइल है उसे इंस्टीट्यूशन के माहौल और पढ़ने वाले के हिसाब से बदलना ही पड़ता है। जो रिपोर्ट एजेंसी के लिए लिखी जाएगी वो कम्युनिटी के लिए लिखे गए एक लेटर से एकदम अलग होगी। और यही बात हीले और मुल्होलैंड ने अपने इस कथन में कितनी शानदार ढंग से कही है। वो कहते हैं, समाज कार्यकर्ताओं के लिखने के तरीके से उनके व्यावसायिक उद्देश्यों का विशिष्ट चरित्र प्रदर्शित होता है। इसका मतलब साफ है कि लिखना सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि ये लिखने वाले के प्रोफेशनल नॉलेज और उसके नैतिक मूल्यों को भी दिखाता है। ये एक बहुत गहरी जिम्मेदारी है। तो चलिए इन सारी बातों को समेटते हैं और अपने आखिरी विचारों पर आते हैं। अगर सार निकालें तो प्रोफेशनल राइटिंग एक कॉम्प्लेक्स, सीखने लायक और नैतिक मूल्यों पर आधारित स्किल है। यह सिर्फ एक जरूरी काम नहीं है, बल्कि सोशल वर्क की प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल फंडामेंटल है। यह प्रोफेशनल पहचान, काम के असर और नैतिकता, इन तीनों को एक साथ जोड़ती है। और यहीं पर हमारे सामने एक आखिरी और बहुत गहरा सवाल आता है कि किसी प्रोफेशनल के काम में उसकी राइटिंग उसके नैतिक मूल्यों को, उसकी एथिक्स को कैसे दिखाती है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो मेरे ख्याल से हर सोशल वर्कर को अपना हर दस्तावेज तैयार करते हुए खुद से पूछना चाहिए। सोचने वाली बात है ना? सर, ये सुनने में आता है या महसूस होता है कि रिकॉर्ड रखना तो बस एक थका देने वाला एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, मतलब एक ऐसी खाना पूर्ति जिसे बस निपटाना है। पर क्या सच में ऐसा है? बिल्कुल नहीं।
असल में ये रिकॉर्ड एक ब्लूप्रिंट की तरह है, एक ऐसा नक्शा जो बताता है कि देखभाल का तरीका कितना असरदार होगा। ये सिर्फ एक फाइल नहीं, बल्कि दी जाने वाली सर्विस की क्वालिटी का पूरा खाका है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। देखिए, कोई भी अच्छा ब्लूप्रिंट हमेशा एक साफ मकसद और एक मजबूत नींव से ही शुरू होता है। तो आइए समझते हैं कि इस रिकॉर्डिंग की नींव क्या है और ये इतनी ज़रूरी क्यों है। देखिए, रिकॉर्ड का मकसद सिर्फ एक केस तक ही नहीं होता। इसका सबसे पहला लक्ष्य तो है मेंबर्स को बेहतर सर्विस देना। फिर इसी के आधार पर एजेंसी अपनी सर्विसेज को जांचती और परखती है। और हाँ, ये आगे की पढ़ाई और रिसर्च के लिए भी एक मजबूत आधार बनता है। तो सबसे पहला और बुनियादी सिद्धांत है चयन का सिद्धांत। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि एक सोशल वर्कर हर छोटी बड़ी बात नहीं लिखता। वो अपने प्रोफेशनल जजमेंट का इस्तेमाल करके सिर्फ वो जानकारी चुनता है जो किसी व्यक्ति या ग्रुप के डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो इसे ऐसे समझिए, क्या रिकॉर्ड करना है और क्या नहीं। जैसे एक आर्किटेक्ट ब्लूप्रिंट में सिर्फ जरूरी चीजें ही डालता है, ठीक वैसे ही एक सोशल वर्कर को भी सिर्फ जरूरी डेवलपमेंट, सर्विस के लक्ष्यों से जुड़ी जानकारी और जरूरी बातचीत और फैसलों को ही रिकॉर्ड करना चाहिए, हर छोटी मोटी बातचीत को नहीं। अच्छा, अब आते हैं दूसरे सिद्धांत पर, लचीलापन। इसका मतलब ये है कि जो रिकॉर्ड बनाया जा रहा है वो एजेंसी के मकसद के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि एजेंसी का काम करने का तरीका और उसके लक्ष्य, ये दोनों चीजें एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी होती हैं। तो नींव तो समझ आ गई, पर इस ब्लूप्रिंट को बनाया कैसे जाता है? मतलब रिकॉर्ड लिखने का सही तरीका क्या है? क्योंकि एक अच्छा आइडिया भी अगर ठीक से पेश न किया जाए तो वो किसी काम का नहीं रहता। और यहीं पर आता है पठनीयता का सिद्धांत, मतलब रीडेबिलिटी। ये वो हुनर है जो इस ब्लूप्रिंट को काम का बनाता है। रिकॉर्ड लिखने का तरीका और उसका फॉर्मेट इतना साफ और सीधा होना चाहिए कि कोई भी उसे आसानी से समझ सके। सीधी सी बात है, अगर ब्लूप्रिंट ऐसा हो जिसे कोई पढ़ ही ना पाए तो वो तो बेकार है ना? तो साफ साफ लिखना सिर्फ अच्छी हैंडराइटिंग के बारे में नहीं है। इसी से टीम में सहयोग होता है, देखभाल ठीक से चलती रहती है और प्रोफेशनल जवाबदेही भी बनी रहती है। अब ब्लूप्रिंट तो बन गया, पर उसकी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। तो अब बात करते हैं उन नैतिक दीवारों की जो इस ब्लूप्रिंट और उसके अंदर की जानकारी को पूरी तरह से सुरक्षित रखती हैं। और ये है गोपनीयता का सिद्धांत। ये वो दीवारें हैं जिनसे कोई समझौता नहीं हो सकता। रिकॉर्ड एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट है और उसकी हर जानकारी को प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स के तहत गोपनीय रखा जाना चाहिए, तभी तो एक भरोसे का माहौल बनता है। और आखिरी, लेकिन शायद सबसे जरूरी सिद्धांत है वर्कर की अपनी स्वीकृति। इसे ऐसे सोचिए कि ये ब्लूप्रिंट पर उस प्रोफेशनल का दस्तखत है जो उसकी जवाबदेही और काम के प्रति उसकी कमिटमेंट को दिखाता है। और ये कोई नई बात नहीं है। देखिए, 1955 में ट्रेकर ने भी कहा था कि ये वर्कर की ही जिम्मेदारी है कि वो रिकॉर्ड को एक ज़रूरी दस्तावेज माने ताकि सर्विस की क्वालिटी हमेशा अच्छी बनी रहे। ये एक लंबे समय से चला आ रहा प्रोफेशनल स्टैंडर्ड है। तो कुल मिलाकर जब ये सारे सिद्धांत एक साथ जुड़ते हैं तो रिकॉर्ड सिर्फ एक फाइल नहीं रह जाता, ये एक जीती जागती एक लिविंग डॉक्यूमेंट बन जाता है। तो चलिए इन सभी बातों को फटाफट से दोहरा लेते हैं। एक अच्छे रिकॉर्ड के लिए क्या जरूरी है? पहला, उसके असल मकसद को समझना। दूसरा, जानकारी को समझदारी से चुनना। तीसरा, उसे साफ साफ लिखना। चौथा, गोपनीयता की हर हाल में रक्षा करना। और पांचवा, इस काम की जिम्मेदारी को पूरी तरह से स्वीकार करना। तो एक बात साफ है, एक अच्छा रिकॉर्ड महज कागज का एक टुकड़ा नहीं है। ये एक ऐसा जीता जागता दस्तावेज है जो काम को सही दिशा देता है, लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है और समय के साथ सोशल वर्क के तरीकों को और बेहतर बनाता है। और आखिर में एक सवाल, एक बड़ा सवाल, कि आज हम जो रिकॉर्ड बना रहे हैं वो आने वाले कल में सामाजिक सेवाओं के भविष्य को कैसे बदल सकते हैं और भविष्य में होने वाली रिसर्च को क्या नई दिशा दे सकते हैं? इस पर सोचना तो बनता है। चलिए सबसे पहले इस सवाल पर जरा सोचते हैं। किसी एक इंसान से बात करना और उसे रिकॉर्ड करना, ये तो फिर भी आसान लगता है ना? लेकिन जैसे ही बात एक पूरे ग्रुप की होती है तो चीजें इतनी पेचीदा क्यों हो जाती हैं? इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? इसी जटिलता में।
देखिए, एक ग्रुप सिर्फ बोले गए शब्दों का जोड़ नहीं होता। यहाँ तो एक ही वक्त पर कई भावनाएं चल रही होती हैं, सदस्यों के बीच कुछ अनकहे रिश्ते होते हैं और बहुत कुछ तो बिना बोले ही हो जाता है, जैसे किसी की चुप्पी या बस आंखों का एक इशारा। इन सारी चीजों को एक साथ पकड़ना ही तो असली चुनौती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता इस पूरे शोर और जटिलता के बीच कोई मतलब कैसे निकालता है, इस उलझे हुए ताने बाने को एक काम के दस्तावेज में कैसे बदलता है। इसका एक बहुत सोचा समझा तरीका है। इस चुनौती से निपटने के लिए रिकॉर्डिंग को 2 बड़े हिस्सों में बांटा जाता है। एक है विषय वस्तु, यानी वो सारी चीजें जो साफ साफ दिखती हैं, जैसे कि कौन आया, क्या फैसले हुए। और दूसरा जो ज्यादा दिलचस्प है वो है प्रक्रिया, यानी ग्रुप के अंदर क्या चल रहा है और कैसे चल रहा है। आज हम इसी दूसरे हिस्से यानी प्रोसेस रिकॉर्डिंग पर गहराई से बात करेंगे। इसे ऐसे समझिए कि ये ग्रुप की हर मीटिंग का एक डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप ब्यौरा है। लेकिन इसका फोकस सिर्फ इस पर नहीं है कि क्या बात हुई, बल्कि इस पर है कि बात कैसे हुई, कौन किससे कैसे बात कर रहा है, कौन लीडर की तरह उभर रहा है और कौन चुपचाप बैठा है। ये सब इसमें दर्ज होता है। और यही बात इसे एक मामूली रिपोर्ट से एकदम अलग बना देती है। प्रोसेस रिकॉर्डिंग का असली मकसद सिर्फ रिपोर्ट तैयार करना नहीं, बल्कि ग्रुप की नब्ज को समझना है। ये एक तरह का टूल है जिससे कार्यकर्ता ये समझ पाता है कि ग्रुप को आगे कैसे ले जाना है। जैसा कि कहा भी गया है, इसकी सबसे बड़ी कीमत यही है कि ये कार्यकर्ता को ग्रुप के साथ और असरदार ढंग से काम करने में मदद करती है। बाकी सारे मकसद इसी एक बड़े लक्ष्य के नीचे आते हैं। तो ठीक है, अब ये सवाल आता है कि इतनी मेहनत का, इतनी बारीकी से रिकॉर्ड रखने का आखिर फायदा क्या है? एक सामाजिक कार्यकर्ता को जमीनी स्तर पर इससे क्या मिलता है? इस सवाल का जवाब हमें 1955 में ट्रैकर के काम में मिलता है, जहां उन्होंने इसके कुछ बहुत साफ फायदे बताए थे। चलिए देखते हैं कि ये प्रक्रिया एक कार्यकर्ता के लिए कैसे एक बहुत शक्तिशाली औजार बन जाती है। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा है जागरूकता। कार्यकर्ता सिर्फ ये नहीं देखता कि कौन क्या बोल रहा है, बल्कि वो हर सदस्य को और गहराई से समझने लगता है। रिकॉर्डिंग से पैटर्न दिखते हैं, जैसे शायद जो सदस्य पहले चुप रहता था अब वो किसी खास विषय में दिलचस्पी ले रहा है। ये बदलती ज़रूरतों को पहचानने और सही समय पर मदद देने का एक जरिया बन जाता है। फिर बात आती है विकास की। इन रिकॉर्ड्स को देखकर कार्यकर्ता ये पता लगा सकता है कि सदस्यों का व्यवहार और उनके कौशल कैसे विकसित हो रहे हैं। और हाँ, अगर कोई सदस्य ग्रुप में ठीक से हिस्सा नहीं ले पा रहा है, तो ये रिकॉर्डिंग एक जासूस की तरह काम करती है, जो उस समस्या की जड़ तक पहुंचने और उसे सुलझाने में मदद करती है। और यहाँ एक बहुत गहरा फायदा है। रिकॉर्डिंग से न सिर्फ ग्रुप के अंदर के रिश्तों का एक नक्शा साफ हो जाता है, कौन किसके करीब है, कहाँ तनाव है, बल्कि ये कार्यकर्ता के लिए एक आईने की तरह भी काम करती है। कार्यकर्ता खुद देख पाता है कि उसकी भूमिका क्या है और उसका ग्रुप पर क्या असर पड़ रहा है। ये खुद को बेहतर बनाने के लिए एक बहुत पावरफुल तरीका है। और आखिर में ये सारे फायदे एक ही मंजिल की ओर ले जाते हैं, ग्रुप के हर सदस्य के अनुभव को बेहतर और ज्यादा सार्थक बनाना। सारी मेहनत, सारा विश्लेषण, सब कुछ बस इसी एक लक्ष्य के लिए है। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने है, क्या ये रिकॉर्डिंग सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, एक रिपोर्ट जिसे बस फाइल कर देना है, या फिर ये उससे कहीं ज्यादा है, उस समूह के जीवन, उसकी ऊर्जा और उसकी धड़कन का एक जीता जागता दस्तावेज? इस सिचुएशन के बारे में सोचिए। एक बहुत जरूरी प्रोजेक्ट चल रहा है, डेडलाइन सर पर है, और तभी अचानक टीम का सबसे एक्सपीरियंस्ड मेंबर इस्तीफा दे देता है। ये सिर्फ एक कुर्सी का खाली होना नहीं है, नहीं, ये तो एक बड़े संकट की शुरुआत हो सकती है, जिसके नतीजे अक्सर बहुत गंभीर होते हैं। और इसका सबसे बड़ा नुकसान वो तो फौरन दिखने लगता है। देखिए, उस इंसान के जाने से सिर्फ उसका स्किल ही नहीं जाता, बल्कि महीनों का तजुर्बा, वो सारी अनकही बातें और प्रोजेक्ट की वो छोटी छोटी बारीकियां भी चली जाती हैं जो कहीं लिखी हुई नहीं थीं। और नतीजा, टीम की रफ्तार पर अचानक से ब्रेक लग जाता है। तो असली सवाल अब ये उठता है कि हम इस कंटिन्यूटी की चुनौती से निपटे कैसे? आखिर ऐसा क्या किया जाए कि किसी एक इंसान के जाने से पूरी टीम का भविष्य ही दांव पर न लग जाए? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। और इसका समाधान है समूह कार्य रिकॉर्ड। पर रुकिए, ये सिर्फ मीटिंग के मिनट्स नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही सोचा समझा प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट है। इसे बस एक ही मकसद के लिए बनाया गया है
कि जब भी कोई नया मेंबर टीम में आए तो वो बहुत तेजी से और आसानी से टीम का हिस्सा बन सके, ताकि काम की रफ्तार कभी टूटे ही ना। असल में ये रिकॉर्ड नए मेंबर को सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस भी देता है, क्योंकि इसे पढ़कर वो इंसान समूह के काम करने के तरीके यानी उसके ज़रूरी सूत्रों को पकड़ लेता है और बस पहले दिन से ही वो टीम का एक असरदार हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाता है। तो अब तक ये तो साफ हो गया होगा कि इसे सिर्फ एक और डॉक्यूमेंट समझने की भूल मत कीजिएगा। ये टीम में भरोसा और काम के फ्लो को बनाए रखने का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। असल में ये प्रोफेशनल जिम्मेदारी की एक निशानी है। तो सवाल ये है कि इस रिकॉर्ड में आखिर होता क्या-क्या है। चलिए इसके सबसे पहले और सबसे पर्सनल हिस्से को समझते हैं, यानी जो वर्कर जा रहा है उसके अपने योगदान का ब्यौरा। इसमें 3 बहुत ज़रूरी बातें दर्ज की जाती हैं। पहली चीज़, उस व्यक्ति का प्रोफेशनल रवैया कैसा था, उसका काम करने का अंदाज क्या था। दूसरी बात, सिर्फ ये नहीं कि उसे क्या करना था, बल्कि उसने अपनी जिम्मेदारियों को असल में निभाया कैसे। और तीसरी, जो शायद सबसे ज़रूरी है, कि ग्रुप की सिचुएशन पर उसका अपना प्रोफेशनल एनालिसिस क्या था। ये सिर्फ फैक्ट्स की लिस्ट नहीं है, ये तो समझ का ट्रांसफ़र है। ठीक है, तो एक व्यक्ति के योगदान की बात हो गई। इसके बाद इस रिकॉर्ड का दायरा और बड़ा हो जाता है। अब फोकस किसी एक मेंबर पर नहीं रहता, बल्कि अब बात होती है पूरे ग्रुप के सफ़र की। और ये हिस्सा ना पूरे ग्रुप की कहानी सुनाता है, जैसे कि टीम मेंबर्स का इन्वॉल्वमेंट कैसा था, किस लेवल का था, नए और इनोवेटिव आइडियाज आ कहाँ से रहे थे, वक्त के साथ साथ टीम में क्या बदलाव आए, वो कैसे आगे बढ़ी, और आखिर में एक ईमानदार आकलन कि कुल मिलाकर ग्रुप कैसा परफॉर्म कर रहा था। और अब आता है फाइनल हिस्सा, जो इन सभी अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी बड़ी तस्वीर दिखाता है। एक ऐसी तस्वीर जो टीम के अंदरूनी काम को बाहरी दुनिया से जोड़ती है। देखिए, एक अच्छा और पूरा रिकॉर्ड सिर्फ टीम की अंदर की कहानी नहीं बताता, वो ये भी बताता है कि टीम का अपनी एजेंसी या बाहर की कम्युनिटी के साथ रिश्ता कैसा था। और ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीधी सी बात है, कोई भी टीम अकेले काम नहीं करती। तो कुल मिलाकर यह है एक कंप्लीट रिकॉर्ड का पूरा ढांचा। पहला, वर्कर का अपना रोल, दूसरा, पूरे ग्रुप की डायनामिक्स, और तीसरा, बाहरी दुनिया से टीम के रिश्ते। जब ये तीनों हिस्से एक साथ मिलते हैं, तब जाकर कंटिन्यूटी के लिए एक मजबूत नींव तैयार होती है। तो आखिर में जो बात हमें समझनी है वो ये है कि समूह कार्य रिकॉर्ड सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन से कहीं बढ़कर है। ये अपने आप में एक सिद्धांत है, प्रोफेशनल जिम्मेदारी का सिद्धांत। ये एक ऐसी टीम बनाने का उसूल है जो किसी एक इंसान पर निर्भर ना हो, बल्कि हर बदलाव के बाद और ज्यादा मजबूत बनकर उभरे। तो अब ये सवाल हम सबके लिए है, हम इस पावरफुल सिद्धांत को अपनी अपनी टीमों में कैसे अपना सकते हैं, चाहे वो हमारा ऑफिस हो या कोई और प्रोजेक्ट। हम बेहतर टीम वर्क और नॉलेज ट्रांसफर के लिए इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि किसी ग्रुप की असली डायनामिक्स, उसकी एनर्जी, वो छोटी छोटी बारीकियां, इन सब को कागज पर उतारना इतना मुश्किल क्यों लगता है। अगर ये चुनौती जानी पहचानी सी लग रही है तो ये बहुत आम बात है। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें रिकॉर्डिंग शब्द को ही एक नए नजरिए से देखना होगा। ये सिर्फ कुछ लिखने का काम नहीं है, बल्कि ये सोचने, एनालाइज करने और रिव्यू करने की एक पूरी प्रक्रिया है। और देखिए, मजे की बात यह है कि असली मुश्किल लिखने में है ही नहीं, असली चैलेंज तो लिखने से पहले शुरू होता है, सोचने में, विश्लेषण करने में। असली स्किल तो वहीं पर है। तो अगर असली काम लिखने से पहले का है, तो सवाल उठता है कि इसकी तैयारी करें कैसे। देखिए, एक अच्छी रिकॉर्डिंग की शुरुआत पेन उठाने से बहुत बहुत पहले हो जाती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी मजबूत इमारत के लिए एक पक्की नींव रखना। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप की प्रोसेस है। पहला, एक समरी बनाइए। दूसरा, एक आउटलाइन तैयार कीजिए। और तीसरा, जो सबसे ज़रूरी पॉइंट्स हैं बस उन्हें चुनिए। इस प्रोसेस से होता यह है कि रिकॉर्ड अपने मुद्दे से भटकता नहीं है और ये पक्का हो जाता है कि सिर्फ काम की जानकारी ही नोट हो, फालतू की डिटेल्स नहीं। अच्छा, जब तैयारी वाली वो नींव मजबूत हो जाए, तब बारी आती है लिखने की। और यहाँ भी कुछ बहुत बेसिक नियम हैं। मकसद बस इतना है कि हर एंट्री इतनी साफ और सटीक हो कि वो आगे चलकर भी काम आ सके। चलिए देखते हैं ये कैसे करना है।
हर रिकॉर्ड में ये 5 चीजें तो होनी ही चाहिए। तारीख, जगह, सही समय, साफ सुथरी भाषा और एक सही टाइटल। और सुनिए, ये सिर्फ कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, यही डिटेल्स रिकॉर्ड को प्रोफेशनल बनाती हैं और बाद में जब उसका मूल्यांकन करना हो तो एक पक्का कॉन्टेक्स्ट देती हैं। इनके बिना तो जानकारी हमेशा अधूरी ही लगेगी। अगर क्लैरिटी की ताकत देखनी है तो एक काम कीजिए, लंबे और उलझे हुए वाक्यों से बचिए। उसकी जगह छोटे और सीधे सीधे वाक्य इस्तेमाल कीजिए। इसका फायदा, अरे इसको पढ़ना तो आसान होता ही है, पर बाद में जब इसे एनालाइज करने बैठेंगे ना तो वो भी बहुत आसान हो जाता है। याद रखिए, बात जितनी सीधी होगी उतनी ही साफ होगी। तो अभी तक हमने ये तो समझ लिया कि रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। क्यों? आखिर इस सारी मेहनत के पीछे का असली मकसद क्या है? ये सिर्फ कुछ नोट्स बना लेना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका मकसद इससे कहीं ज्यादा गहरा है। पहला और सबसे बड़ा मकसद है एक कंटिन्यूटी दिखाना। सोचिए, जब हर एंट्री पर तारीख डाली जाती है तो अपने आप एक साफ टाइमलाइन बन जाती है। इससे पता चलता है कि ग्रुप ने कहाँ से शुरू किया था और वक्त के साथ उसमें क्या क्या प्रोग्रेस हुई। पूरी प्रोसेस एक कहानी की तरह सामने आ जाती है। और यही कंटिन्यूटी हमें दूसरे मकसद तक ले जाती है, प्रोग्रेस को कंपाइल करना। जब इन रिकॉर्ड्स को रेगुलरली एक साथ रखा जाता है तो ग्रुप के हर मेंबर और पूरे ग्रुप की तरक्की को ट्रैक करना मुमकिन हो जाता है। ये देखने का एक पक्का तरीका है कि कौन सी स्ट्रैटेजी काम कर रही है और कहाँ पर बदलाव की ज़रूरत है। और आखिर में ये सारी मेहनत हमें फाइनल गोल तक ले जाती है, ग्रुप की डेवलपमेंट को इवैल्यूएट करना। यही कंपाइल किए हुए लगातार बनाए गए रिकॉर्ड्स ग्रुप की पूरी जर्नी के फॉर्मल इवैल्यूएशन का आधार बनते हैं। इन्हीं से पता चलता है कि ग्रुप अपने मकसदों को हासिल करने में कितना कामयाब हुआ है। और यहीं पर हम वापस उसी बात पर आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। ये एक कोट है जो पूरी बात को बहुत अच्छे से समझाता है। रिकॉर्डिंग करना यानी लिखना वो मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम तो है सोचना और एनालाइज करना, यानी कि असली काम कागज पर स्याही लगने से पहले दिमाग में होता है। तो इस सारी बातचीत के बाद एक ही सवाल बचता है, अगली बार जब ग्रुप वर्क को डॉक्यूमेंट किया जाएगा तो क्या वो सिर्फ कुछ नोट्स का कलेक्शन होगा या फिर एक गहरा सोचा समझा एनालिसिस? यही चुनाव रिकॉर्डिंग के असली स्किल को तय करता है। सवाल तो हर टीम लीडर और मेंबर के दिमाग में घूमता ही रहता है। अच्छी बात यह है कि जवाब बड़ा सिंपल है, एक सॉलिड प्लान। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये प्लान होता कैसा है। देखिए, अक्सर होता क्या है कि लोग सीधे कैसे करें पर पहुंच जाते हैं, लेकिन असली नींव तो क्यों करें में छुपी है। क्योंकि एक अच्छा प्लान वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं होता, वो तो कामयाबी की तरफ पहला कदम होता है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? क्लैरिटी। सोचिए, जब आपके सामने एक नक्शा हो तो सबको पता होता है कि जाना कहाँ है। हर मेंबर को अपना रोल समझ आता है और वो उसे अपनाता भी है। इससे अरे ये किसका काम था वाले सवाल वो तो खत्म ही हो जाते हैं। फिर बात आती है रिसोर्सेज के स्मार्ट मैनेजमेंट की, चाहे वो टाइम हो, पैसा हो या किसी की स्पेशल स्किल। एक अच्छा प्लान ये पक्का कर देता है कि हर चीज का बेस्ट यूज हो, मतलब बिल्कुल जीरो वेस्टेज। और जाहिर सी बात है, जब सबको अपना रोल पता हो और रिसोर्सेज भी सही से इस्तेमाल हो रहे हों तो टीम वर्क अपने आप जादू की तरह काम करने लगता है। मेंबर्स, एजेंसी और वर्कर के बीच एक ऐसा तालमेल बैठ जाता है जो बड़े से बड़े गोल को भी एकदम आसान बना देता है। ठीक है, तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि प्लानिंग क्यों जरूरी है, तो चलिए अब उन प्रिंसिपल्स पर नजर डालते हैं जो एक बढ़िया प्रोग्राम की नींव रखते हैं। ये वो रूल्स हैं जो हमें रास्ते से भटकने से बचाते हैं। और पता है, ये प्रिंसिपल्स कोई आज की बात नहीं है। सोचिए, 1955 में एचबी ट्रैकर ने इन्हें प्रभावकारिता के आयाम या डायमेंशंस ऑफ इफेक्टिवनेस के तौर पे दुनिया के सामने रखा था। और मजे की बात तो ये है कि इतने साल बाद भी ये आज भी उतने ही काम के हैं। अब हो सकता है ये लिस्ट थोड़ी लंबी लगे, पर इसका निचोड़ बहुत सिंपल है। इन प्रिंसिपल्स को एक कंपास की तरह समझिए। कोई भी सक्सेसफुल प्रोग्राम हमेशा मेंबर्स की जरूरतों से ही शुरू होता है, सबकी डाइवर्सिटी की इज्जत करता है और उन्हें चुनने की आज़ादी देता है। साथ ही ये हमेशा सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ता है और सोसाइटी पर एक पॉजिटिव असर डालता है। तो चलिए, हमारे पास प्रिंसिपल्स वाला कंपास तो आ गया। अब हमें चाहिए एक मैप, है ना? एक ऐसा मैप जो इन प्रिंसिपल्स को एक्शन में बदल सके। और ये मैप बना है 4 आसान स्टेप्स में। ये रही पूरी प्रोसेस एक नज़र में। पहला स्टेप है नींव रखना,
यानी ऑब्जेक्टिव्स और रिसोर्सेज। दूसरा है एक्शन में आना, यानी गोल्स और इम्प्लीमेंटेशन। तीसरा है रास्ते में चेक करते रहना, इवैल्यूएशन। और चौथा पीछे मुड़कर सीखना, यानी रिफ्लेक्शन। ये चारों मिलकर एक ऐसा सक्सेस का साइकिल बनाते हैं जो कभी रुकता नहीं। तो स्टेप 1 की शुरुआत होती है सबसे बेसिक सवाल से, आखिर हम ये कर क्यों रहे हैं? जब तक हमारा क्यों यानी हमारा मकसद, हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा, तब तक कैसे तक पहुंचना तो नामुमकिन है। एक बार ऑब्जेक्टिव तय हो गया तो हमें ज़मीनी हकीकत देखनी होगी कि भाई हमारे पास है क्या, मतलब हमारे रिसोर्सेज, टाइम, पैसा, लोगों की स्किल्स, इनका ठीक ठीक अंदाज़ा लगाना ही एक रियलिस्टिक प्लान की बुनियाद है। और स्टेप 1 का आखिरी चेक पॉइंट, क्या हमारा प्लान हमारे बड़े गोल से मैच करता है? हमें ये पक्का करना होगा कि हम जो भी कर रहे हैं वो हमें सही डायरेक्शन में ले जा रहा है, कहीं हमें भटका तो नहीं रहा। अब आता है स्टेप 2 यानी एक्शन का टाइम। यहां पर जो कागज पर बड़ा सा प्लान बना है ना, उसे छोटे छोटे अचीवेबल गोल्स में तोड़ा जाता है। ये वो मोमेंट है जहां मीटिंग्स की बातें खत्म होती हैं और असल काम जमीन पर शुरू होता है, और यहीं से असली बदलाव की शुरुआत होती है। लेकिन सिर्फ प्रोग्राम को लागू कर देना ही काफी नहीं होता। असली प्रोग्रेस तो तब होती है जब हम रुकते हैं, सीखते हैं और सुधार करते हैं। और यहीं पर इस प्रोसेस के आखिरी 2 और शायद सबसे पावरफुल स्टेप्स आते हैं। तीसरा स्टेप है इवैल्यूएशन। और एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, ये साल के आखिर में होने वाला कोई एग्जाम नहीं है, बल्कि ये तो सफर के दौरान गूगल मैप्स की तरह है। इसमें लगातार ये चेक किया जाता है कि हम कहां तक पहुंचे हैं, और हर मेंबर का कंट्रीब्यूशन इसमें मैटर करता है। और आखिर में आता है रिफ्लेक्शन, यानी चिंतन। इस एक लाइन में ही सच पूछिए तो पूरी प्रोसेस का निचोड़ छिपा है। हमें मेंबर्स को मौका देना होगा कि वो रुकें और अपने एक्सपीरियंस पर सोचें, क्योंकि असली लर्निंग तो वहीं से मिलती है। इसका असली गोल ये समझना है कि एक ग्रुप के तौर पे हम कहां से चले थे और अब कहां पहुंचे हैं। क्या अच्छा काम किया, कहां पर चूक हो गई। ये पर्सनल और ग्रुप दोनों की ग्रोथ के लिए एक आईने की तरह काम करता है। और यही रिफ्लेक्शन हमें वापस उस सबसे पावरफुल सवाल पर ले आता है। प्लानिंग कोई मंजिल नहीं है, ये एक सफर है। और हर एक्सपीरियंस के बाद खुद से ये सवाल पूछना, अगली बार हम इसे और बेहतर कैसे बनाएंगे, बस यही लगातार प्रोग्रेस का असली सीक्रेट है। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी सभी तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।